नाजी फातिमी खिलाफत का परवरदा सालार था। वो मिस्र में बॉडीगार्ड्स का कमांडर था जिसकी नफरी 50,000 थी और सारी की सारी नफरी सोडानी थी। ये फौज उस दौर के जदीद हथियारों से मुसल्ला थी और ये फौज नाजी का हथियार बन गई थी जिसके जोर पर वो बेताज बादशाह बना बैठा था। वो साजिशों और मफाद परस्ती का दौर था। इस्लामी दुनिया की मरकजियत खत्म हो चुकी थी। सलीबियों की भी निहायत दिलकश तखरीबकारियां शुरू हो चुकी थीं। ज़रपरस्ती और तायुश का दौर दौरा था। जिसके पास जरा सी भी ताकत थी वो इसे अपने इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दौलत समेटने के लिए इस्तेमाल करता था। सोडानी बॉडीगार्ड्स फौज का कमांडर नाजी मिस्र में हुक्मरानों और दीगर सरबराहों के लिए दहशत बना हुआ था। खुदा ने इसे साजिश साज दिमाग दिया था। उसे उस दौर का बादशाह साज कहा जाता था। बनाने और बिगाड़ने में खुसूसी महारत रखता था। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखा तो उसके चेहरे पर बिल्कुल इसी तरह मुस्कुराहट आ गई जिस तरह कमजोर सी भेड़ को देखकर भेड़िए के दांत निकल आते हैं। अय्यूबी इस ज़हर खुंद को न समझ सका। उसके लिए सबसे ज्यादा अहम आदमी नाजी ही था क्योंकि वो 50,000 बॉडीगार्ड्स का कमांडर और सलाहुद्दीन को इस फौज की जरूरत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा गया कि हुजूर बड़ी लंबी मुसाफर से तशरीफ लाए हैं, पहले आराम कर लें। तो उसने कहा, मेरे सर पर जो दस्तार रख दी गई है मैं इसके अहल ना था। इस दस्तार ने मेरा आराम और मेरी नींद खत्म कर दी है। क्या आप हजरात मुझे उस छत के नीचे नहीं ले चलेंगे जहां मेरे फराइज मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या हुजूर काम से पहले ताम पसंद नहीं फरमाएंगे? उनके नायब ने पूछा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुछ सोचा और उनके साथ चल पड़े। लंबे तड़ंगे कवी हैकल बॉडीगार्ड्स इस इमारत के सामने 2 रोया खड़े थे जिनमें खाने का इंतजाम किया गया था। अय्यूबी ने इन गार्ड्स के कदबुत और हथियार देखे तो उनके चेहरे पर रौनक आ गई, मगर यह रौनक दरवाजे में कदम रखते ही गायब हो गई। वहां 4 नौजवान लड़कियां जिनके जिस्मों में जोहद शिकन लचक और शानों पे बिखरे हुए रेशमी बालों में कुदरत का हुस्न समाया हुआ था, हाथों में फूलों की पत्तियों से भरी हुई खुशनुमा टोकरियां उठाए खड़ी थी। उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के रास्ते में पत्तियां बखेरनी शुरू कर दी और उसके सामने दफ की ताल पर ताउसो रुबाब और शहनाइयों का मशहूर कुन नगमा उभरा। अय्यूबी ने रास्ते में फूलों की पत्तियां देखकर कदम पीछे कर लिया। नाजी और उसका नायब उनके दाएं बाएं थे। वो दोनों झुक गए और उन्हें आगे चलने की दावत दी। ये वो अंदाज था जिसे मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान में राइज किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया। अय्यूबी ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जो उन लोगों ने पहले कम ही कभी किसी के होंठों पे देखी थी। हम हुजूर के रास्ते में आसमान से तारे भी नोच के बिछा सकते हैं। नाजी ने कहा, अगर मेरी राह में कुछ बिछाना चाहते हो तो वो एक ही चीज है जो मेरे दिल को भाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, आप हुक्म दें। नायब ने कहा, वो कौन सी चीज है जो हुजूर के दिल को भाती है? सलीबियों की लाशें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुरा कर कहा, मगर फौरन ही उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उनकी आंखों से शोले निकलने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में जिसमें कहर और अताब छुपा हुआ था कहा, मुसलमान की जिंदगी फूलों की सेज नहीं। जानते नहीं हो सलेबी सल्तनत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रहे हैं। और जानते हो कि वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है। हमने अपनी बच्चियों को नंगा करके उनकी इस्मतें रोंद डाली हैं। मेरी नजरें फलस्तीन पर लगी हुई हैं। तुम मेरी राह में फूल बिछाकर मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवा देना चाहते हो? उन्होंने सबको एक नजर देखा और दबदबे से कहा, उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से। मैंने इन पे कदम रखा तो मेरी रूह कांटों से चलनी हो जाएगी। हटा दो लड़कियों को मेरे रास्ते से। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तलवार इनके इतने दिलकश सुनहरे बालों में उलझकर बेकार हो जाए। हुजूर की जाओ हशमत, मुझे हुजूर ना कहो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बोलने वाले को यूं टोक दिया जैसे तलवार से किसी काफिर की गर्दन काट दी हो। उन्होंने कहा, हुजूर वो थे जिनका तुम कलमा पढ़ते हो और जिनका मैं गुलाम बेदाम हूँ। मेरी जान फिदा हो उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके मुकद्दस पैगाम को मैंने सीने पर कंधा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेके मिस्र आया हूँ। सलीबी मुझसे ये पैगाम छीनकर बहराए रूम में डबो देना चाहते हैं, शराब में गर्क कर देना चाहते हैं। मैं बादशाह बन के नहीं आया। लड़कियां किसी के इशारे पर फूल की पत्तियां समेटकर वहां से हट गई थीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी से दरवाजे के अंदर चले गए। एक वसी कमरा था, उसमें एक लंबी मेज रखी थी जिस पर रंगारंग फूल बिखरे हुए थे और उनके दरमियान रोस्ट किए हुए बकरों के बड़े बड़े टुकड़े, सालिम मुर्गे और जाने कैसे कैसे खाने सजे हुए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रुक गए और अपने नायब से पूछा, क्या मिस्र का हर एक बाशिंदा इसी किस्म का खाना खाता है? नहीं हुजूर, नायब ने जवाब दिया। गरीब लोग तो ऐसे खाने के ख्वाब भी नहीं देख सकते।
तुम सब किस कौम के फर्द हो? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा। क्या उन लोगों की कौम अलग है जो ऐसे खानों के ख्वाब भी नहीं देख सकते? किसी तरफ से कोई जवाब न पाकर उन्होंने कहा, इस जगह जिस कदर मुलाजिम है और जहां जितने सिपाही ड्यूटी पर हैं, उन सबको अंदर बुलाओ, ये खाना उन्हें खिला दो। उन्होंने लपक कर एक रोटी उठाई, उस पर 2-3 बोटियां रखी और खड़े खड़े खाने लगे। निहायत तेजी से पूरी रोटी खाकर पानी पिया और बॉडीगार्ड्स के कमांडर नाजी को साथ लेकर उस कमरे में चले गए जो वॉइसराय का दफ्तर था। 2 घंटे बाद नाजी बाहर निकला, दौड़कर अपने घोड़े पर सवार हुआ, एड़ लगाई और नजरों से ओझल हो गया। रात नाजी के खास कमरे में उसके 2 कमांडर जो उसके मोतमद और हमराज थे उसके पास बैठे शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा, जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा कर दूंगा। कमबख्त जो बात भी करता है कहता है रब्बे काबा की कसम सलीबियों को सल्तनत इस्लामिया से बाहर निकाल के दम लूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक कमांडर ने तंजिया कहा, इतना भी नहीं जानता कि सल्तनत इस्लामिया का दम निकल चुका है, अब सूडानी हुकूमत करेंगे। क्या आपने उसे बताया नहीं कि ये 50,000 का लश्कर सूडानी है? दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा। और ये लश्कर जिसे वो अपनी फौज समझता है सलीबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगी? तुम्हारा दिमाग ठिकाने है और दुश? नाजी ने कहा, मैं उसे ये यकीन दिलाया हूं कि ये 50,000 सूडानी शेर उसके इशारे पर सलीबियों के परखचे उड़ा देंगे। लेकिन नाजी चुप होकर सोच में पड़ गया। लेकिन क्या? लेकिन उसने मुझे हुक्म दिया है कि मिस्र के बाशिंदों की एक फौज तैयार करो। नाजी ने कहा, उसने कहा है कि एक ही मुल्क की फौज मुनासिब नहीं होती, वो मिस्र के लोगों को भर्ती करके हमारी फौज में शामिल करना चाहता है। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि आपके हुक्म की तामील होगी। नाजी ने जवाब दिया, मगर मैं ऐसे हुक्म की तामील नहीं करूंगा। मिजाज का कैसा है? औरदिश ने पूछा। जिद का पक्का मालूम होता है, नाजी ने जवाब दिया। आपकी दानिश और तजर्बे के सामने तो वो कुछ भी नहीं लगता, दूसरे कमांडर ने कहा। नया नया अमीर मिस्र बन के आया है, कुछ रोज ये नशा तारी रहेगा। मैं ये नशा उतरने नहीं दूंगा, नाजी ने कहा। उसे इस नशे में बदमस्त करके मारूंगा। बहुत देर तक ये तीनों सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बातें करते रहे और इस मसले पर गौर करते रहे कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी की बेताज बादशाही के लिए खतरा पैदा कर दिया तो वो क्या कार्रवाई करेंगे। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने नाइबीन को सामने बिठाए ये जहन नशीन करा रहे थे कि वो हुकूमत करने नहीं आए और न किसी को हुकूमत करने देंगे। सलाहुद्दीन ने उनसे कहा कि उन्हें जंगी ताकत की जरूरत है और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ का फौजी ढांचा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। 50,000 बॉडीगार्ड्स सूडानी हैं। हमें हर खित्ते के बाशिंदों को यह हक देना है कि वो हमारी फौज में आ जाएं, अपने जौहर दिखाएं और माल गनीमत में से अपना हिस्सा वसूल करें। यहाँ के अवाम का मेयार जिंदगी इसी तरह बुलंद हो सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें बताया, मैंने नाजी से कह दिया है कि वो आम भर्ती शुरू कर दे। क्या आपको यकीन है कि वो आपके हुक्म की तामील करेगा? एक नाजिम ने उनसे पूछा। क्या वो हुक्म की तामील से गुरेज करेगा? वो गुरेज कर सकता है, नाजिम ने जवाब दिया। फौजी उमूर उसी के सुपुर्द हैं, वो किसी से हुक्म नहीं लिया करता, अपनी मनवाया करता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खामोश रहे जैसे उन पर कुछ असर ही ना हुआ हो। उन्होंने सबको रुखसत कर दिया और सिर्फ अली बिन सुफियान को अपने साथ रखा। अली बिन सुफियान जासूसी और जवाबी जासूसी का माहिर था। उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी बगदाद से अपने साथ लाए थे। वो उधेड़ उम्र का आदमी था, अदाकारी, चरब ज़बानी और भेस बदलने में महारत रखता था। जंगों में उसने जासूसी भी की थी और जासूसों को पकड़ा भी था। उसका अपना गिरोह था जो आसमान से तारे भी तोड़ लाता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी को जासूसी की अहमियत से वाकफियत थी। फन्नी महारत के अलावा अली में वही जज्बा था जो सलाहुद्दीन अय्यूबी में था। तुमने सुना अली? सलाहुद्दीन ने कहा। ये लोग कह गए कि नाजी किसी से हुक्म नहीं लिया करता, अपनी मनवाया करता है। हाँ, अली ने जवाब दिया, मैंने सुन लिया है। अगर मैं चेहरे पहचानने में गलती नहीं करता तो मेरी राय में बॉडीगार्ड्स का ये कमांडर जिसका नाम नाजी है, नापाक ज़हनियत का इंसान है। उसके मुताल्लिक मैं पहले से भी कुछ जानता हूँ। ये फौज जो हमारे खजाने से तनख्वाह लेती है दरअसल नाजी की जाती फौज है। उसने हुकूमती हलकों में ऐसी साजिशें की हैं जिन्होंने इंतजामी ढांचे को बेहद कमजोर कर दिया है। अब का ये फैसला बिल्कुल बजा है कि फौज में यहाँ के हर खित्ते के सिपाही होने चाहिए। मैं आपको तफसीली मालूमात फराहम कर दूंगा। मुझे शक है कि सूडानी फौज नाजी की वफादार है, हमारी नहीं। आपको इस फौज की तरतीब और तंजीम बदलनी पड़ेगी या नाजी को सुबकदोश करना पड़ेगा। मैं अपनी सफ़ों में ही अपने दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। नाजी घर का बेदी है, उसे सुबकदोश करके अपना दुश्मन बना लेना दानिशमंदी नहीं।
हमारी तलवारें गैरों के लिए हैं, अपनों का खून बहाने के लिए नहीं। मैं नाजी की जहनियत को प्यार और मोहब्बत से बदल सकता हूँ। तुम इस फौज की जहनियत मालूम करने की कोशिश करो, मुझे सही इत्तला दो कि फौज कहाँ तक हमारी वफादार है। मगर नाजी इतना कच्चा आदमी नहीं था। उसकी जहनियत प्यार और मोहब्बत के बखेड़ों से आजाद थी। उसे अगर प्यार था तो अपने इख्तदार और शैतानियत के साथ था। इस लिहाज से वो पत्थर था, मगर जिसे अपने जाल में फांसना चाहता उसके सामने मौम हो जाता था। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ यही रवैया इख्तियार किया। उसके सामने वो बैठता नहीं था, हाँ में हाँ मिलाता चला जाता था। उसने मिस्र के मुख्तलिफ खित्तों से अय्यूबी के हुक्म के मुताबिक फौज के लिए भर्ती शुरू कर दी थी, हालांकि ये काम उसकी मर्जी के खिलाफ था। दिन गुजरते जा रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे कुछ कुछ पसंद करने लगा था। नाजी ने उसे यकीन दिलाया था कि सूडानी बॉडीगार्ड्स फौज हुक्म की मुंतजिर है और ये कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी को 2-3 मरतबा कह चुका था कि वो बॉडीगार्ड्स की तरफ से इसे दावत देना चाहता है और फौज इसके एजाज में जश्न मनाने के लिए बेताब है, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी मसरूफियत की वजह से ये दावत कबूल नहीं कर सका था। रात का वक्त था। नाजी अपने कमरे में अपने 2 मोतमिद जूनियर कमांडरों के साथ बैठा शराब पी रहा था। 2 नाचने वालियां साजों की हल्की हल्की मौसीकी पर मस्ती में आई हुई नागिनों की तरह मशहूर कुनादाओं से रक्स कर रही थी। उनके पाँव में घुंघरू नहीं थे, उनके जिस्मों पर कपड़े सिर्फ इस कदर थे कि उनके सतर ढके हुए थे। इस रक्स में खुमार का तासुर था। दरबान अंदर आया और नाजी के कान में कुछ कहा। नाजी जब शराब और रक्स में महव होता था तो कोई मखल होने की जुर्रत नहीं कर सकता था। सिर्फ दरबान को मालूम था कि वो कौन सा जरूरी काम है जिसकी खातिर नाजी ऐशो तरफ की महफिल से उठा करता है, वरना वो अंदर आने की जुर्रत न करता। उसकी बात सुनते ही नाजी बाहर निकल गया और दरबान उसे दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ सूडानी लिबास में मलबूस एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा था। उसके साथ एक जवान लड़की थी। नाजी को देखकर वो उठी। नाजी उसके चेहरे और कद-काठ की दिलकशी देखकर ठिठक गया। वो औरतों का शिकारी था। उसे औरतें सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए दरकार नहीं होती थीं। उनसे वो और भी कई काम लिया करता था, जिनमें एक ये था कि वो निहायत खूबसूरत और अय्यार लड़कियों के जरिए बड़े बड़े अफसरों को अपनी मुट्ठी में रखता था, और एक काम ये भी करता था कि उन्हें अमीरों वजीरों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करता था और उनसे वो जासूसी भी कराता था। जिस तरह कसाब जानवर को देखकर बता देता है कि उसका गोश्त कितना है, इसी तरह नाजी लड़की को देखकर अंदाजा लगा लिया करता था कि ये किस काम के लिए मौजू है। लड़कियों के व्यापारी और बर्दफरोश अक्सर नाजी के पास माल लाते रहते थे। ये आदमी भी ऐसे ही व्यापारियों में से लगता था। लड़की के मुतालिक उसने बताया कि तजुर्बाकार है, नाच भी सकती है और पत्थर को जबान के मीठे जहर से पानी में तब्दील कर सकती है। नाजी ने इसका तफसीली इंटरव्यू लिया। वो इस फन का माहिर था। उसके मुताबिक उसने लड़की का इम्तिहान लिया और उसने ये राय कायम की कि जिस काम के लिए वो एक और लड़की को तैयार कर रहा था, उसके लिए ये लड़की थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद मौजू हो सकती है। सौदा तय हो गया। व्यापारी कीमत वसूल करके चला गया। नाजी लड़की को उस कमरे में ले गया जहां उसके 2 साथी रक्स और शराब से दिल बहला रहे थे। उसने लड़की को नाचने के लिए कहा। लड़की ने जब चोगा उतार कर जिस्म को 2 ही बल दिए तो नाजी और उसके साथी तड़प उठे। पहली दोनों नाचने वालियों के रंग पीले पड़ गए। इस नई लड़की के सामने उनकी कदर और कीमत कम हो गई थी। नाजी ने इसी वक्त महफिल बर्खास्त कर दी और उस लड़की को अपने पास बिठाकर सबको बाहर निकाल दिया। लड़की से नाम पूछा तो उसने ज़िकोई बताया। नाजी ने उसे कहा, ज़िकोई, तुम्हें यहाँ लाने वाले ने बताया था कि तुम पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हो। मैं तुम्हारा ये कमाल देखना चाहता हूँ। पत्थर कौन है? ज़िकोई ने पूछा। नया अमीर मिस्र, नाजी ने जवाब दिया। वो सलार आजम भी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी? ज़िकोई ने पूछा। हाँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी, नाजी ने कहा। अगर तुम इसे पानी में तब्दील कर दो तो उसके वजन जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वो शराब तो पीता होगा? नहीं, नाजी ने जवाब दिया। शराब, औरत, नाच गाने और तफरीह से वो इतनी ही नफरत करता है जितनी हर मुसलमान खंजीर से करता है। मैंने सुना था आपके पास लड़कियों का ऐसा तिलिस्म है जो नील की रवानी को रोक लेता है। ज़िकोई ने कहा। क्या वो तिलिस्म बेकार हो गया है? मैंने अभी आजमाया नहीं, नाजी ने कहा। ये काम तुम कर सकती हो। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की आदतों के मुतालिक तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। क्या आप उसे जहर देना चाहते हैं? ज़िकोई ने पूछा। अभी नहीं, नाजी ने जवाब दिया। मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो एक बार किसी तुम जैसी लड़की के जाल में फंस जाए, फिर मैं इसे अपने पास बिठाकर शराब पिलाऊं। अगर उसे कत्ल करना मकसूद होता तो मैं ये काम हशीशीन से निहायत आसानी से करा सकता था। यानी आप उसके साथ दुश्मनी नहीं, दोस्ती करना चाहते हैं? ज़िकोई ने कहा।
इतना बर्जस्ता जुमला सुनकर नाजी चंद लम्हे लड़की को देखता रहा। वो इसकी तवक्को से कहीं ज्यादा ज़हीन थी। हाँ जे कोई, नाजी ने उसके मुलायम बालों पर हाथ फेर कर कहा। मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, ऐसी दोस्ती कि वो मेरा हमनवाला और हम प्याला बन जाए। आगे मैं जानता हूँ कि मुझे उससे क्या काम लेना है, नाजी ने कहा और जरा सोच कर बोला। लेकिन तुम्हें यह भी बता देना जरूरी समझता हूँ कि एक जादू सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न और नाजो अंदाज पर उसका जादू चल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकोगी। सलाहुद्दीन अयूबी तुम्हें मौत से बचा नहीं सकेगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है, तो मुझे धोखा नहीं दे सकोगी। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर बातें की हैं, वरना मेरे रुतबे और हैसियत का आदमी एक पेशावर लड़की के साथ पहली मुलाकात में ही ऐसी बातें कभी नहीं करता। ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है। ज़कोई ने कहा, मुझे ये बताइए कि सलाहुद्दीन अयूबी तक मेरी रसाई किस तरह होगी। मैं उसे एक जश्न में बुला रहा हूँ, नाजी ने कहा। उसे रात अपने यहाँ रखूंगा और तुम्हें उसकी ख्वाबगाह में दाखिल कर दूंगा। मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए बुलाया है, आगे मैं संभाल लूंगी। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।